बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में जिसे कहते हैं ना कि सही मानों में आज एक जेनज़ी के नुमाइंदे ने हमें ज्वाइन किया है। इनसे हम जेनज़ी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और ये उन लोगों में से हैं, जेनज़ी के वो लोग जो कि जिसे कहते हैं ना, हम पुराने ज़माने में हम कहते थे, अब भी चलता होगा ये, कि वो आए या वो आई, उसने देखा और उसने फ़तह कर लिया। और इनका कमाल ये है कि ये चालों को डिकोड करने में बहुत महारत रखती हैं और जिन्होंने आपा शमीम और चालबाज देख रखा है वो यकीनन इनसे मिलने की भी ख्वाहिश रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहा तौक़ीर। वेलकम टू द शो ज़ोहा। वेलकम वेलकम, प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच ज़ोहा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वसी अंकल फॉर हैविंग मी। हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये तुम सारी निजी गुफ्तगू हम यहीं करेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई भाई, छोटी सी बच्ची जो 13-14 साल की, मुझे देखते कब से हैं, 13-14 साल से देखते चले आ रहे थे और एकदम से एक दिन पता लगा कि वो आपा शमीम हो गई। आपा शमीम तो नहीं हुई थी ना? तो मैं तो आपा शमीम नहीं हुई थी, मैं हाँ, आपा शमीम में थी। आपा शमीम मुझे हो गई थी। हाँ, आपा शमीम तुम्हें हो गई थी। और ये तुम क्यों तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं ड्रामे में लोग? ये पता नहीं, लोगों को शौक है शायद मेरे से कोई पुराने बदले आप लोगों ने कुछ शिकायतें लगाई हैं शायद। नहीं, मैं तुम्हारी जो शरारतें जो आम जिंदगी में वो आपा शमीम में और चालबाज में भी थी। शरारतें थी या नहीं थी, मेरे साथ बहुत शरारतें हो रही थी। अच्छा, तो मैं तो शरारतों को डील ही करती रही हूँ। पहला प्ले आपका आपा शमीम था या चालबाज था? पहला आपा शमीम। पहला जी। कैसा तजुर्बा रहा? बहुत अच्छा। मुझे आपा शमीम की वजह से और उसमें जो कॉन्फिडेंस मिला था एज एन एक्टर, उसकी वजह से मैं आज हूँ जहाँ भी हूँ। थोड़ा सा जो जितना अक्सर 1 सेंटीमीटर मैंने कवर किया है, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वो मेरा पहला था, तो वो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये जेनज़ी हम्बल भी होती है? पता नहीं, आप बताएं, आपको लगा? मुझे आपको देख के तो बहुत लगा, हमेशा ही लगा, लेकिन मैं फिर भी जानना चाह रहा हूँ जेनज़ी क्या सोचती है ये, वैसे बताओ तो सही। जो जेनज़ी की जो एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेसेस हैं और एक्टर्स हैं, ये क्या सोचते हैं, ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? हमारे में से कुछ लोग सोचते थे अच्छा यार ये एक्टिंग के ज़रिए, मैं तो खैर एक्टिंग नहीं करता था उस तरह से, बस लिखता था ना, लिखाई के ज़रिए, शायरी के ज़रिए हम कुछ सोसाइटी में चेंज लेके आएंगे, कोई बेहतरी लेके आएंगे, कोई मुसावियाना तकसीम होगी और ठीक है आप अपने जज्बात का इजहार भी करेंगे। आप लोग कैसे देखते हैं इस हुनर को, इस आर्ट को? ऑब्वियसली एक्टिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ आर्ट। और हमारा अपनी बात करूं और अपनी जेनज़ी की बात करूं तो हम सबका एम तो यही है कि जो पुराने जो भी कोई मिसकंसेप्शंस हैं या जो हमारी सोसाइटी के इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करें, उनको अपने आर्ट के थ्रू चेंज करें, कोई ऐसा मैसेज जरूर पहुंचाएं जिससे हमारी सोसाइटी में कोई पॉजिटिव चेंज आ जाए। ये बहुत एतराज होता है आजकल के प्लेस पे, हर दौर में होता था, अब जरा ज्यादा होने लगा है कि भाई जो साज बहू की कहानियों तक महदूद कर दिया है। मैं तो एज ए प्ले राइट समझता हूँ कि इस पे बिल्कुल पाबंदी इस तरह से नहीं होनी चाहिए, कि वो भी होते रहना चाहिए, जो लोग वो देखना चाहें वो देखें। उसके अलावा जो दीगर सब्जेक्ट्स हैं, जो दीगर इशूज़ हैं, उनके ऊपर भी यानी कि मीडिया को प्लेटफॉर्म जो है वो फराहम करने चाहिए कि जिसने वो देखा है वो देखें, जिसने ये देखना ये देखें। बिल्कुल। तो आपको कैसा महसूस होता है, किस किस्म के प्लेस में आप काम करना चाहती हैं? ऑब्वियसली एज एन एक्टर आपका यही कोशिश होती है कि आपका हर रोल आपके पिछले रोल से डिफरेंट हो। मुझे तो यही, ऑब्वियसली मैं यही प्रेफर करूंगी कि मेरा हर रोल पिछले रोल से डिफरेंट हो। लेकिन कमिंग बैक टू द फैक्ट कि जो स्क्रिप्ट्स हैं उसकी ऑडियंस है। एज एक्टर्स, एज बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, हमारे पे डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है कि हम कोई मैसेज वाली प्लेज और कुछ ऐसा सामने लाएं जिससे कुछ बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन चैनल्स को भी वो बेचेंगे ना जो लोग देखना चाह रहे हैं। उसकी ऑडियंस है तो लोग वो बना रहे हैं। प्रोड्यूसर्स, मतलब इट्स अ बिजनेस, तो प्रोड्यूसर्स कभी इस चीज में तो नहीं पैसे डालेंगे जिससे उनको रेवेन्यू ना मिल रहा हो। तो एज मच एज एक्सेप्टेंस इज देयर, ऑडियंस एक्सेप्ट करे, व्हाई नॉट द इंडस्ट्री, व्हाई वुड इट नॉट प्रमोट बेटर थिंग्स? अभी तक जो मजीद आप काम कर रही हैं उसमें भी यही जो सास बहू के सब्जेक्ट्स हैं ये ज़्यादातर कर रहे हो, या कुछ और भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो मुनफरिद हों? नहीं, मैंने अब मुझे 1-2 स्क्रिप्ट्स ऐसी आई हैं जो अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं। और अब हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारा चेंज आ भी रहा है। अब आप लोगों के सामने ऐसे ड्रामे आए हैं, आई थिंक ऑडियंस ने जिनको बहुत पसंद किया है, जैसे पामाल एक है, केस नंबर 9 है। दीज आर वेरी गुड प्रोजेक्ट्स और अच्छे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और इनका फीडबैक भी अच्छा है। फीडबैक अच्छा है। केस नंबर 9 का बहुत अच्छा फीडबैक आया था, पामाल का बहुत अच्छा, और जो शाहजेब साहब ने लिखा है। जी बिल्कुल, अच्छी चीजें बनेंगी तो लोग देखेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पहले बनती नहीं आई। अब हमारी ऑडियंस ज्यादा एक्सेप्टेंस की तरफ जा रही है, टूवर्ड्स डिफरेंट
जॉनर्स हम लोग एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। अभी कुछ ऐसे जॉनर्स एक्सप्लोर हुए हैं रिसेंटली जो पहले नहीं होते थे, दैट हैव ओपन्ड। मसलन हॉरर कॉमेडी। अच्छा, अभी ये क्या था, जिनकी शादी उनकी शादी। अच्छा, मैंने नहीं देखा। हाँ, लेकिन जिन से मेरा जिन 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 भूत वाला। जिन अच्छा, जिन अच्छा, भूत वाला। तो इट वाज द अच्छा, फर्स्ट हॉरर कॉमेडी आई थिंक इन अ वेरी लॉन्ग अच्छा, very टाइम। good। मैंने तो नहीं देखा था अपने बचपन से। तो इंडिया ने फिल्में बनाई हैं इस पे, वो स्त्री वगैरह को इस तरह जी की जी फिल्में जी हैं। जी जी वो बट वो फिल्में है ना, हम लोग अपनी इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो हमारे तो प्लेज में ऐसी पहले कभी इस तरह से इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया वैसे अगर गौर किया जाए तो हॉरर बुनियादी तौर पे कॉमेडी ही होता है। बिल्कुल डरना क्या है? कॉमेडी होता है। हाँ, ऑप्शन दी जाए कि अच्छा भाई ये रोमांटिक रोल है, ये एक बहू का रोल है, ये एक पिसी हुई बहू है, ये एक साजिशी बहू है, और ये सारी action- बहू है है, ना? इनमें से कौन सी बहू बनना और ये एक बच्ची एएसपी है, तो कौन सा कैरेक्टर आप करना चाहेंगे? एएसपी। अच्छा, डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है। हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? हमेशा से। आई वाज आई थिंक 4। अम्मा बताती हैं कि मैं 4 साल की थी जब से मैं देख के कहती थी टीवी को कि मुझे टीवी में काम करना है। कौन सी आर्टिस्ट तुम्हें बहुत पसंद नहीं, जो पुरानी जो काम करती थी, जिनको देखते थे? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे जो अपनी फर्स्ट मेमोरी याद है ना, कि जिनको देख के मैंने कहा था कि मुझे ये करना है, वो सबा कमर है। मैं उनकी बहुत बड़ी fan सबा हूं। कमर, अच्छा, ठीक। सबा जी इज फिनोमिनल। आई थिंक हमारे पास उन जैसी एक्ट्रेस, मतलब वी आर लकी टू हैव हर। आई थिंक शी इज अ फिनोमिनल एक्ट्रेस, और अगर आपको उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो व्हाई नॉट। और जो मेल अदाकार थे उनमें से कौन पसंद रहा? मुझे फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। अपनी अदाकारी की वजह से या बहरहाल स्क्रीन पे भी अच्छे लगते हैं? नहीं, मुझे उनको, मैं एज एन एक्टर उनको अच्छा। उनके आर्ट्स की वजह से पसंद करती हूँ। ठीक है। और वैसे देखने में कौन अच्छा लगता है? देखने में मैं सब, मेरे कॉलीग्स बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे कॉलीग्स बहुत अच्छे हैं। मुझे सब बहुत अच्छे लगते हैं। और जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें से कौन कौन अच्छा लगता है? सबा कमर, वो तो बता दिया ना आपने। सज्जल अली, सज्जल ह्यूज बहुत अच्छी फैन लगती है। ऑफ हाँ, सज्जल। सज्जल बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वैसे। माशाल्लाह। आई एम, मतलब आप, मुझे लगता है आप उनको स्क्रीन पे देख के ना 2 मिनट के लिए स्टन हो जाते हो। ये वो लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हो। मुझे लगता है मुझे सीखना है इन लोगों से। मुझे इनको सज्जल में बड़ी देखना है। डेप्थ है। बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत डेप्थ। वो जो अपनी आंखों से कर जाती है ना, मुझे पर्सनली लगता है कि एक्टिंग होती आंखों से है। और आप अपनी आंखों से जो कर जाते हो ना स्क्रीन पे, वो बहुत ट्रांसेंड करता है। अगर ऑडियंस, अगर आप कर जाओ, कुछ अच्छा मोमेंट दे जाओ, तो वो ऑडियंस तक जरूर पहुंचता है। और जो वो आपको फील देता है ना, वो कोई आपका एक्सप्रेशन कुछ नहीं दे सकता। अच्छा, मैं अगर आपको 3-4 सिचुएशंस दूं, जी, ठीक। ठीक है ना, कि भाई आंखों से पसंदीदगी का इजहार है, किसी भी हवाले से, कोई शख्स पसंद है, जी, कोई जी। खाना पसंद है, जी, कोई जी। बच्चा अच्छा लग गया। आंखों से गुस्सा है, आंखों में किसी के लिए मैं तो खैर नफरत का कायल नहीं हूं, मगर ड्रामे की बात है, किसी के लिए नफरत जी, जी। है, आंखों में खौफ है, ठीक है ना, और आंखों में हसद है, ठीक है, और आंखों में वफा है, आंखों में बेवफाई है, और आंखों में कुर्बानी है। जी, ये बिल्कुल। बहुत सारे एक्सप्रेशन हो जी, गए। जी, जी। अब नाम लेते चले जाओ, जरा दिखाते चले जाओ कि आप आंखें मुझे कैसे क्यों बोलती देते हैं। जाए, मैं आपको साथ साथ चलो ठीक है, ओके। कोई बहुत ही प्यारा जिसके आने की उम्मीद नहीं थी, 4-5 साल के बाद अचानक आ गया। उसमें हैरानी भी है और खुशी भी है। और कोई ऐसा लौट आया है कि हैरानी है और दुख है और खौफ है। किसी को देख के रश्क हो रहा है कि इसे दिया अल्लाह ने, मुझे भी दे। और किसी को देख के हसद हो रहा है कि इसे क्यों दिया है। कोई ऐसा इंसान जिससे बहुत नफरत है, वो महफिल में मिल गया और ऐसा मिला है कि अब उससे मिलना पड़ेगा। कोई आपका पर्स उठा के ले गया। इस पे जूती है, आंखें नहीं है। कोई ऐसी चीज जिसे खरीदने की बरसों से ख्वाहिश थी मगर पैसे नहीं थे, अब वो चीज सामने है, सामने से गुजर रही है या मौजूद है। वही कीमती चीज जो बरसों की रियाजत और मेहनत कमाई के बाद खरीदी है, टूट गई है या तबाह हो गई है। किसी को देख के गुजरे हुए 10 साल
10 सेकंड्स में गुजर गए हैं नजरों के सामने से, फ्लैशबैक्स आ रहे हैं बहुत सारे, बहुत सारी यादें हैं, अच्छी यादें, बुरी यादें। किसी को देखते ही शदीद गुस्सा आया, गुस्सा जब्त कर रहे हैं। किसी को शदीद इग्नोर कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वाह भाई वाह। है क्या कहते हैं, स्टार इज बोर्न। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कैसे प्रिपेयर करते हो आप अपने सीन को? जब आप स्क्रिप्ट देखते हो, स्क्रिप्ट पढ़ते हो, तो कई चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ एक्टर्स जो हैं वो उस पूरे कैरेक्टर को, उसकी सिचुएशंस को, उसकी खुशियों और गमों को तारी कर लेते हैं। कुछ तारी तो करते हैं, मगर उन्हें पूरी तरह परफॉर्म करने के लिए अपनी बहुत सारी मेमोरीज की ज़रूरत होती है जी। वो अपने दुख लाके उस एक्टर की गोद में रखते हैं और फिर रोते हैं जी। कुछ को अपने दुखों की ज़रूरत नहीं रहती, वो उस कैरेक्टर को इतना ओढ़ लेते हैं कि उस कैरेक्टर की खुशी खुशी बन जाती है, उस कैरेक्टर का गम गम बन जाता है। आपका तरीक़ाकार क्या है? मैं अपनी स्क्रिप्ट को ना बहुत गौर से पढ़ती हूँ। तो मेरे लिए कोई भी सीन अगर हम कर रहे हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली हम लीनियर पे शूट करते हैं, तो ये तो नहीं होता कि जैसे कहानी चल रही है हम वैसे शूट कर रहे हैं। कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ आगे का कुछ एंड पीछे पहले हो का। गया, ओपनिंग बाद में हुई। बिल्कुल ऐसे शूट होता है। तो मैं अपना स्क्रिप्ट ऐसे पढ़ के जाती हूँ कि मुझे आगे पीछे का सब पता हो, अपने कैरेक्टर का भी, साथ जो कैरेक्टर है उसका भी। वेरी गुड। तो दैट हेल्प्स मी अलॉट। मेरा उस वक्त उस सिचुएशन में, मुझे मेरे पिछले को स्टार ने कहा था कि आप जब उस सिचुएशन में होते हो ना, तो आपने अपने कैरेक्टर के नजरिए से सोचना है कि वो इस सिचुएशन में क्या करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उस कैरेक्टर के अंदर से सोच, मेरी कोशिश होती है कि मैं उस कैरेक्टर एज दैट कैरेक्टर सोचूं कि अगर ईशल यहाँ, कशफ यहाँ है, तो वो इस वक्त क्या सिचुएशन को किस तरह रिएक्ट करेगी। क्योंकि हर बंदे को एक सिचुएशन को लेके काफी सारे डिफरेंट रिएक्शंस हो सकते हैं। आप दुख को कंप्लीटली डिफरेंटली डील करते होंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, मैं एज जोहा कंप्लीटली डिफरेंटली। ठीक है, और वो कैरेक्टर और तरह से करेगा। बिल्कुल, तो वो उसकी जर्नी पे डिपेंड करता है। तो आप उस कैरेक्टर की ही लाइफ से ना बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे पुल कर सकते हो जिनसे आपको हेल्प मिल जाती है। तो मैं ऐसे करती हूँ। इसलिए कि देखिए, एक रशियन बहुत बड़ा थिएटर का डायरेक्टर था और एक आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जी, और बहुत ही उसकी क्लैप हुई और बहुत दाद मिली। तो डायरेक्टर ने उससे पूछा कि तुमने सीन कैसे परफॉर्म किया? तो उसने कहा कि मैं अपने किसी वालिद के एक जुदाई को या उनके दुख को याद कर रहा था जी। और उसके बाद मैंने परफॉर्मेंस दी है। तो उस डायरेक्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा इसका मतलब है कि तुमने इस कैरेक्टर को ठीक तरह से नहीं समझा, ना उसे ओढ़ा है, बिकॉज इसके लिए तुम्हें एक उधार के गम की ज़रूरत पड़ी है जो नहीं चाहिए था। असल बात तो वो है जो आप कह रही हैं कि वो कैरेक्टर क्या सोचता है, ये है असल परफॉर्मेंस। बहुत अच्छी बात है ये बात आपको, क्योंकि मैं बताऊँ जोहा, ये बात एज ए प्ले राइट मैंने देखा, ये जो आपने बात की ना, मुझे बहुत ही खुशी हुई। ये बात 30-30, 40-40 साल के बाद भी बाज़ एक्टर्स को समझ नहीं आती और बहुत फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि जब मुझे खुश होना होता है तो मैं फ़लाना खुशी याद करता हूँ, मुझे जब दुखी होना होता है तो मैं फ़लाना अपना दुख याद करता हूँ। हालांकि ये बुनियादी तौर पे कहीं ना कहीं अनफेयर है, कमज़ोरी भी है और अनफेयर भी है। ग्रेट, वाह। कभी फिल्म का सोचा कि नहीं सोचा? आई थिंक अभी तो नहीं कर सकती, शायद ना कर सकूं, इतनी अभी प्रिपेयर नहीं हुई कि कर सकूं, शायद, मुझे ऐसे अभी लगता है पर्सनली। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है सब कॉन्टिनेंट में या दुनिया में भी जो हीरोइंस काम कर रही हैं, खवातीन, जो आप कहते हो कि हाँ ऐसा रोल मैं करना चाहूंगी, बहुत अच्छा था? द लवली बोन्स एक मूवी है, मुझे उन एक्ट्रेस का नाम नहीं पता, लेकिन वो मूवी एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे है। अच्छा। तो वो बड़ी एक सैड मूवी है, उस तरह का कोई रोल हो तो आई वुड लव टू डू इट। ठीक है। और ये जो सब कॉन्टिनेंट में जैसे होता है, इधर से भाग के उधर चली गई, उधर से बर्फ में चली गई। नहीं, ऑब्वियसली एक तो आपका वो जो फिल्मी अंदाज होता है वो तो आपको अट्रैक्ट करता ही है। फिल्म का सारा वो यही है क्योंकि इट्स लार्जर देन लाइफ। हाँ, एंटरटेनमेंट है, ठीक है, लोग देखते हैं। आई थिंक
यश चोपड़ा की कोई भी फिल्म उठा ओए लें, होए, कोई माधुरी भी फैन? फिल्म उठा लें, माधुरी फैन? स्विट्जरलैंड, हाँ, नहीं एनीथिंग, हाँ। स्विट्जरलैंड चले जाएं, वहां फील्ड्स में भागते हुए आ रहे हो, वहां से शॉट हो रहा है, ट्रेन आ जाए, पीली कुछ साड़ी। भी। हाँ हाँ, कोई साड़ी हो जाए, ट्रेन हो जाए, कुछ भी। और ये चोपड़ा साहब का जिक्र हुआ तो कौन सी उनकी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद थी? मैंने उनकी फिल्में नहीं देखी, मैंने वो जो एक डॉक्यूमेंट्री आई थी उनके अच्छा, अभी नेटफ्लिक्स पे जो है? नेटफ्लिक्स पे द अच्छा, अच्छा, रोमांटिक्स, अच्छा। फिल्में नहीं देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं ये लम्हे वम्हे, चांदनी, ये वो सब कुछ नहीं देखा? इवन डीडीएलजे नहीं, वो डीडीएल वैसे उनकी नहीं है, उनके साहबजादे की। वो उनके बेटे की है पर वैसे, उन्हीं की yes। प्रोडक्शन उनकी प्रोडक्शन है। उनकी प्रोडक्शन है, उनकी बेटे की पहली फिल्म थी। हाँ उन्होंने दिल वाले दुल्हनिया दी की जरूरत है, सिमरन अगे अपनी जिंदगी जी रही है। इसका क्रेडिट तो भाई उनकी अम्मी को भी जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त और हमारे साथ मौजूद हैं चंचल, चुलबुली, शोख, एनर्जेटिक और जेनजी की नुमाइंदा जोहर तौकीर साहब। थोड़े वक्त के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, तो जोहा, अब हमारी टीम ने आपके लिए एक पैकेज तैयार किया है, पहले चल के वो देख लेते हैं। ओके, जनाब, ਇਹ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੌਂਦੇ ਆਪ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वाह, ब्यूटीफुल। वैसे आगे बढ़ने से पहले फेम खूब एंजॉय कर रही है कि नहीं? मुझे फील ही नहीं होता। मैं ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती हूँ, आगे आप सब बैठे होते हैं। तो मुझे कैसे फील होगा कि मैं फेमस हूँ? नहीं, लेकिन अब तो सब आपको देखते हैं भाई, बहुत खुश होते हैं। आप लोग तो हमेशा आप लोगों से तो ये तारीफ ही और तुम तो हमेशा उसमें भी जीत जाती थी। कौन सी गेम खेलते थे? वेयरवुल्फ। हाँ, ये बहुत तेज बच्ची है भाई, इसके साथ आप खेल नहीं सकते। हाँ, ये बहुत तेज है। ये बहुत, वैसे ये शोबिज़ में भी तो बड़ी सियासत वैसे चलती है। जी, वेयरवुल्फ तो बड़े काम आती होगी तुम्हारे। सुना है। अच्छा। मैं बहुत दूर रहती हूँ। अभी तक सामना नहीं हुआ? अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत अच्छे कोस्टार्स मिले हैं। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। ये सियासी बयान है? नहीं नहीं, सबसे ज्यादा किसने अपना तंग किया सबसे ज्यादा? अभी तक मुझे अल्लाह का शुक्र है तंग करने वाले लोग एक अद्दा दाना तो जरूर होता है। 100 लोग अच्छे हो, एक अद्दा बीच में जरूर नहीं गड़बड़ नहीं, करना होता है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। मैं अभी बता रही थी ना आपको कि मैं अगर अपने पहले ड्रामे में मुझे जिस तरह के कोस्टार्स मिले थे, अगर मुझे उनसे सपोर्ट ना मिली होती तो मैं खुल के परफॉर्म ही नहीं कर सकती थी। जी फातिमा, अच्छा जोहा, सिंस अभी आपने मेंशन भी किया, यू बीन सराउंडिंग विद सच बिग नेम्स, Yeah. शाजी का भी आपने नाम लिया है, तो इन सब में, और क्योंकि एक जनरेशनल गैप भी है ना, जेन जी और वो, तो किसने इंस्पायर किया था आउट ऑफ ऑल दीज पीपल जिनका भी नाम मेंशन किया है कि यार अगर मुझे फेम मिला तो इस तरह की मैं होंगी, उनका कैरेज, और मुझे इस तरह का वो फेम तो इनकी चाहिए। अम्मी खुद इतनी पॉपुलर खातून है, आयशा साहबा। पर अभी इन सब लोगों में से आपने बताना है कि हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, उनका कैरेज और फेम सबका। मैं एक बात कहूंगी, ये सियासी बयान समझे कोई यहाँ समझे कि क्योंकि वसी अंकल यहाँ बैठे हैं तो मैं कह रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, ये सब लोग जिनका मैं नाम ले रही हूँ ना, चाहे वो वसी अंकल हैं, चाहे वो मंसूर अली खान साहब हैं, मंसूर अंकल, चाहे वो आयशा बख्श साहिबा हैं, आयशा आपा, इन सब लोगों का कैरेज इतना ह्यूमन है। आप यहाँ बैठे, मैं आपके सामने आपको बता रही हूँ, आप लोग सारे इन चीज़ों को इतना ह्यूमन तरीके से डील करते हैं। मतलब मैंने ऑनेस्टली इन लोगों में कभी वो जिसे कहते हैं ना स्टारडम वाला जो एक इफेक्ट हम लोग सोचते हैं कि लोगों में होगा, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ देम कि मैं जितना भी ऊपर चली जाऊँ, मैं जितना भी आगे चली जाऊँ, या जितने भी साल इंडस्ट्री को दे दूँ, मुझे शायद कभी फील नहीं होगा, बिकॉज मैं इतने हम्बल लोगों के साथ बड़ी हुई हूँ। तो इट्स बिकॉज ऑफ देम, आप लोगों की वजह से है जो मैं नहीं, ये तो आपकी अपनी तरबियत है। और देखो, होता है कि आदमी जो कुछ भी अमल करता है ना जिंदगी में, बहुत सारी चीजें वो अपनी तरबियत से, अपने अंदर से वो ले रहा होता है। मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट
इन्हीं को है। बहरहाल हम तो इन्हें देख के खुश होते हैं, ये राइजिंग स्टार है। हाँ। हम कहते हैं स्टार जो है ये हम इकट्ठे इन्हीं की चमकता रहे, तो हम कहते हैं भी राइजिंग स्टार है, बल्कि अब तो राइजिंग क्या, अब तो नहीं है, नहीं, rising अभी तो star। बहुत सितारों से आगे है ना? जहां और भी हैं। वो एक अलग बात है कि सितारा जो है वो बहुत आगे जाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। इसका वैसे मैं क्रेडिट अम्मा को भी दूंगी, अच्छा। क्योंकि अम्मा ने कभी ना वो खुद हवाओं में गई ना हमें जाने दिया, तो उन्होंने हमेशा इसी चीज पे फोकस करवाया कि बेटा मेहनत करो, जो भी मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा, दैट इज कंप्लीटली यूनिवर्स एंड अल्लाह मियां के हाँ, ये हाथ आपने में। बहुत लेकिन अच्छी बात की, और जैसे ये बहुत अच्छी बात है, ये लाजमत है, आने वाली जो नस्ल नौ है जो जेनजी कहलाती है, वो उनको ये सोचना भी चाहिए कि, और इवन अगर सीनियर्स में से कहीं देखते भी हैं तो उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे काम है, उसी तरह से ये भी एक काम या है। बिल्कुल। और जिस तरह से हर आदमी की इज्जत है, अगर कोई किसी वजह से नामवर नहीं भी है तो भी उतना ही रिस्पेक्टेबल है जितना कोई भी शख्स। ये सब फेम एक बाय प्रोडक्ट है, बिल्कुल दुरुस्त है, आपके काम की, काम आपके की। हुनर की। यस जिस तरह टीचर्स स्कूल में टीच करते हैं, एक्टर्स एक्ट यस करते हैं, यस, सब Fame- काबिल इज्जत हैं और सब काबिल बिल्कुल। yes, तो आप कभी किसी की इज्जत में कमी पेशी नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि क्योंकि वो एक एक्टर है तो आप उसको ज्यादा इज्जत दे दो, या क्योंकि वो एक एक्टर नहीं वो है जाना जाता है कोई। हाँ। एग्जैक्टली। कितनी क्लैरिटी है ना इस Yes. बच्ची को, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको बड़ी क्लैरिटी है कि हाँ असल में हम्बलनेस किसे कहते हैं ना। है तो सादा सी बात, पुरानी बात है जोहा, मगर बहुत अहम बात है, और जिसे कहते हैं ना एवरग्रीन, एवर लास्टिंग, कि जब फल लगता है किसी भी हवाले से कामयाबी का, चाहे वो शोहरत है, चाहे वो अपने अपने शोबे में तरक्की कर जाना है, किसी एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में चले जाना है, कोई भी फल लगता है तो दरख्त जो है वो थोड़ा सा झुक जाता है, बिल्कुल। और उसी में उसकी खूबसूरती होती है। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के लिए? जी, तो अब हमारा जो है सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। Okay. और ये जादुई संदूक है, देखते हैं आज ये क्या निकालता है आपके लिए। चले जनाब। आ जाए। जोहा सुनिया पंजाबी बहुत अच्छी है ਤੁਹਾਡੀ। मैं इन्हीं को बोल लेनी है जिन्हीं को गुजारा चल जावे। अच्छा मैंने पंजाबी च बुरा भला लगा। उसके लिए पंजाबी की क्या जरूरत है? उर्दू की बदतमीजी हो रही, पंजाबी की बदतमीजी जरा कन्ना सेक रहे हैं काफी देर तक। आप क्यों चाह रहे हैं जो जिंदगी में आम है वो कैमरे पे भी आ जाए? क्या फायदा? ऊपर नहीं, फिर उर्दू पंजाबी बोलना है। नहीं मसाना साहब बहुत गहरी बात की, आप समझ लें। आपको नहीं समझ अभी बस हो गई है। आपने कोई पंजाबी कैरेक्टर तो अभी नहीं किया है ना? अनफॉर्चुनेटली नो, बट मुझे मैं क्लासेस लूंगी। लेकिन पंजाबी तो बोल लेती हैं, हाँ पंजाबी इतनी बोल लूंगी कि अच्छी आ जाए, मतलब स्क्रीन पे अच्छी आ जाए। स्क्रीन पे अच्छी आ जाए। आप मुझे डायलॉग दे दें, मैं कोशिश कर लूंगी। मस्ताना साहब, मौला जट। मौला जट। हाँ। गाड़ी ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ, गाड़ी गाड़ी ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੂਰੀ ਨਤ ਨਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਨੂਰੀ ਨਥ ਨਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਸੋਹਣਿਆ। अच्छा, ये महबूब वाला सोने नहीं है, हाँ, ये दूसरा है। पंजाबी वाला सोने है जो हर एक को कह देते हैं आप। ਸੋਹਣਿਆ। सोनिया। ये तो बहुत रोमांटिक था। ये वो वाला सोने है। ये मेरे ट्रांसफर नहीं हुआ सही। वो रोमांटिक वाला ये डायलॉग था कि मौलिया इन्हां नूं दस मैं तेरी कच्ची कच्ची नहीं तेरी पक्की पक्की मशूका। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇ ਮੌਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੱਚੀ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ। ओहो वाह। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। नहीं, आप इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही फर्क ना पड़ता हो। नहीं नहीं, मैं आंखें बंद कर लेती वाह जी, प्रोफेशनल। हाँ जी। ਵੇ ਮੌਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੱਚੀ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹਾਂ। वाह जी वाह, है ये होता है जी प्रोफेशनलिज्म। जनाब फातिमा साहिबा। जोहा तशरीफ ले। आ जाए। अच्छा ये कैसेट, ये इससे मुझे पता क्या याद आ रहा है, मेरे अब्बा के पास कैसेट प्लेयर होता था, उनके पास जगजीत सिंह की कैसेट्स होती थी और वो बहुत शौक से सुनते थे। ये ऑडियो थी वीडियो? ऑडियो। अच्छा 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 अच्छा। तो उनको गाने का बहुत शौक था गाने सुनने का, तो अक्सर ये फंस जाया करती थी। तो मुझे याद है मैं ना पेंसिल के साथ इनको वापस वो जब इनकी ब्लैक होती हाँ है हाँ, टेप, ऊपर वो जो
टेप होता था, बिल्कुल फीता तो, जिसे कहते हैं। बिल्कुल हाँ। पता नहीं, तो वो टेप फंस जाया करती थी, तो हम उसको बाहर निकाल के पेंसिल डाल के इसको वापस सेट किया करते थे पूरा बचपन। और मैंने अक्सर खेला है उसके साथ, बहुत बहुत डांट भी पड़ी है खराब होने की वजह से। तो जगजीत आपने वहां से सुना बिल्कुल है? या देखो, एक चीज आपको शायद पता भी ना हो, मैं हैरान हो रहा था जब आपने ये उठाया कि वक्त किस कदर शिद्दत के साथ चेंज होता है, इतना तेजी के साथ और इतना उसके साथ आप हैरान रह जाते हैं। Yes. इस बच्ची को ये अंदाजा नहीं है कि ये ऑडियो नहीं वीडियो टेप है। ओह Yes. और अब से 10-15 साल की जनरेशन पीछे तस्वुर नहीं कर सकती थी, किसी को ये भी नहीं पता होगा कि ये ऑडियो है कि वीडियो है, Yes. क्योंकि इन्होंने तो वाईफाई देखा है ना। बिल्कुल। ये वीडियो टेप है, ओके, वीडियो कैसेट है। ये नहीं मुझे पता, मुझे इसका सेट का पता था। तुम सही जेंजी हो, सही वाली Gen Z। देख लो, मानते नहीं है लोग, बट यस, इससे मुझे ये याद है। लेकिन बहुत अच्छी बात है जोहा कि आपके अंदर वो जो सारी वैल्यूज हैं, लाज़िम बात है, उसमें आपकी वालदा की, फैमिली की, खानवादे की, आपकी अपना मिजाज है कि वो तरबियत भी आप कैरी कर रहे हो कि जेंजी जो एक मॉडर्निज्म है, जो जदीदियत है, जो नई चीज़ें हैं, जो नई तब्दीलियाँ हैं, गैजेट्स हैं, उनको इस्तेमाल कर रही है, उनसे भरपूर इस्तिफादा कर रही है ना। मगर वो वैल्यूज़ जो पुराने आबा व अजदाद की जो अच्छी थी, जिनमें वज़ादारी है, जिनमें अखलाक है, जिनमें हम्बलनेस है, उसको भी अगर आप साथ कैरी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप दोनों चीज़ों को साथ लेके, एक प्रोग्रेसिव भी बच्चा है और मगर अपनी जो रवायत है उससे भी जुड़ा हुआ है। थैंक यू। लेकिन इसका ना क्रेडिट दो लोगों को जाता है। ऑब्वियसली अम्मा वाज अ सिंगल मदर, तो मैं नानों के हाथों में पली बड़ी बिफोर हर डेथ। तो मेरी नानी वाज लाइक माय मॉम, तो मैं ये जो सारे पुराने वैल्यूज हैं उनसे कैरी करती हूँ। और अम्मा ने ये किया हमेशा कि वो, क्योंकि वो हमें कह के नहीं करती थी, वो हमें करके दिखाती थी कि व्हाटएवर शी वांटेड कि हमारे में आ जाए कोई अच्छी आदत। तो अगर लेट्स सपोज चाहती थी कि उनके बच्चे झूठ ना बोलें, तो उन्होंने कभी हमारे सामने झूठ नहीं बोला। वो चाहती थी कि हम मेहनत करें, तो उन्होंने हमें हमेशा मेहनत करके दिखाई। तो इसका क्रेडिट उन दोनों को जाता है। बहुत अच्छी बात है। जोहा, मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखो, जैसे जब आबो हवा असर करती है ना, पौधे के ऊपर आबो हवा असर करती है, ज़मीन असर करती है, ये जो बैरूनी चीज़ें हैं ना, जिसको तरबियत कहते हैं, वहाँ उसका अपना जो बीज है, अपनी जो सलाहियत है ना, उसको भी बहुत क्रेडिट जाता है ना। तो मैं समझता हूँ आपका अपना भी, अपनी शख्सियत का भी है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी बच्चों के सामने चीज़ें होती हैं ना। एक तरफ आग होती है, एक तरफ नूर होता है, एक तरफ खाई होती है, एक तरफ नखलिस्तान होता है। या आपके मिजाज पे भी होता है कि आप किधर जाना चाहते हैं। वो क्या शेर है ना इकबाल का कि कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, वाह। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते। वाह। तो जो तलबगार होता है उसको ही फिर चीज़ें मिलती भी हैं। तो आपको भी बहुत क्रेडिट जाता है उसका। फातिमा साहबा जी, अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। इंटरेस्टिंग। इससे मुझे वेरी इंटरेस्टिंग। ये आज तक किसी ने नहीं उठाया। अच्छा, ये मैं इसलिए उठा रही हूँ, इसके पीछे वजह है मेरा स्कूल। हाँ हमारा स्कूल, अगर आप गंदे जूते पहन के जाते थे, हाँ, ये कॉन्वेंट में तो ये तो था। वो हमें, तो मैंने अपनी नदामत में बचपन में एक दफा कह दिया कि वो मेरी मेड ने मेरे जूते साफ नहीं किए। तो क्या हुआ कि मेरी टीचर ने कहा अच्छा, उन्होंने हमारी आयाबाजी से कहा बेटे ब्रश लाएं। उन्होंने मुझे ब्रश ला के दिया और वो इसी तरह का था, और साथ उन्होंने मुझे पॉलिश दी। और मैंने फिर ग्राउंड में बैठ के अपने जूते साफ किए, और फिर मुझे इस चीज़ की इजाज़त मिली कि मैं क्लास में जाऊँ। और उस दिन मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि इंसान को हर काम करना आना चाहिए और किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। दुरुस्त बात। और ये आप देखें कॉन्वेंट वगैरह का इनका एक कमाल था, ये बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत, उनकी ग्रूमिंग, उनकी नशिस्त व बर्खास्त, उठना बैठना चलना, कॉन्वेंट में तो बहुत ज़्यादा बच्चियों की इस पर तवज्जो दी जाती है। तो ये बड़ा क्रेडिट है, और मैं समझता हूँ इन इदारों का भी, ख़ास तौर पे जिस इदारे की आप बात कर रही हैं, और आपका भी है कि आपको याद है ना। मैं नहीं भूल सकती। हाँ, उस दिन के बाद से मैंने कभी खुद को रीजन नहीं दिया, कोई ऐसी चीज नहीं, मैंने किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की रीजन नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था कि कभी भी जूते साफ करने पड़ सकते हैं। वाह, बहुत अच्छी। अब बुरश दिखाना ही जरा, देख रहे हो मुर्शिद, इन्होंने जुत्ती साफ की ना, साढ़े लाख च बहुत बचे। जो असि नंगी अम्मी कपड़े धोने, तू ना पा गई ठा बचा मर गया। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई जोहा तौकीर साहबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मतलब? जी जोहा, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं पब्लिक के पास आज जोहा के लिए कौन से सवाल हैं। ओके जनाब। अच्छा ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ। आप ऐसे फूडी हैं? बहुत अच्छा, बहुत मुझे खाना बहुत पसंद है और वो पता भी था लोगों को, वो देखने को लगता था 6 महीने पहले तक। किस किस्म का खाना पसंद है आपको? जंक फूड? उफ, मुझे बस खाना हो और बहुत सारा हो। मतलब मैं फ्रॉम सुशी टू तवा पीस, सुशी तो खैर बहुत हेल्दी है, बट तसव्वुर तवा होता है। पीस भी, मतलब वो जो रोड साइड ईटिंग हो जाए, बन कबाब, टकाटक, कटाकट जिसे अक्सर कहा जाता है, और वो सब एनीथिंग, बस खाना हो। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हुआ, हम जरा हम जरा खाना खाने जा रहे हैं। जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको शादी के कितने प्रपोजल आए हैं, और शादी आप अपनी मर्जी से करेंगे या अपने पेरेंट्स की मर्जी से करेंगे? पब्लिक भाई, पब्लिक का कुछ नहीं हो सकता। मुझे शादी के काफी प्रपोजल्स आए हैं। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी अनफॉर्चुनेटली क्या है, बहुत जल्दी आ गए हैं। मतलब मंसूर अंकल अक्सर ये बात करते हैं, तुम्हारा मुंह जब तक बंद है तब सब ठीक है, जैसे ही मुंह खुलता है भांडा फट जाता है। तो वो नहीं हो सकता। और रही बात शादी की, तो पसंद से ही होगी मेरे ख्याल से। किसकी? अम्मी तुम्हारी? मेरी हाँ, अम्मा अपने सर ये वो तलवार नहीं डालेंगी कि नहीं मेरी- डालेंगी। नहीं चलो। आप बहुत सारे लड़कों की क्रश है, लेकिन आपका क्रश कौन है? मुझे वर्क एथिक सोनू निगम साहब का बहुत पसंद है। अच्छा, वो ये उनका एक इंटरव्यू था, उसमें वो बता रहे थे कि वो गाड़ी में भी रियाज करते हैं। मतलब वो अपने काम को इतना सीरियसली लेते हैं कि वो अपने फ्री टाइम में भी रियाज कर रहे हैं। ये एक एडमायर करने वाली चीज़ है कि आप अपने काम को इतना सीरियसली लो और उसकी इतनी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि काम से इज्जत मिलती है। हम मीडिया से हैं, तो हमारा काम ही हमें हमारी पहचान देता है। तो हम अगर इसकी इज्जत ना करें और इसको सही तरीके से ना लेके चलें, फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की, और सोनू निगम साहब की एक बात और भी बड़ी अहम है, वो अपने सीनियर्स का भी बड़ी रिस्पेक्ट। बिल्कुल। मुझे याद है रफ़ी साहब के ऊपर किसी ने कोई उल्टी सीधी बात कर दी, तो वो बहुत खफा हुए और उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि रफ़ी साहब क्या थे। फिर इसी तरह मैं देख रहा था एक प्रोग्राम, तो जिस तरीके से उस आदमी ने तारीफ़ की है सलामत अली ख़ान साहब की, वो मैं समझता हूँ कि उस तारीफ़ की तारीफ़ करनी चाहिए। वाह। तो जो भी अपने ख़ित्ते में कहीं भी जो बड़ा आर्टिस्ट होता है, बड़ा आदमी होता है, उसकी एक पहचान ये होती है कि वो उस शोबे के जो बड़े लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना जानता है। इससे कतई नज़र के उसका ताल्लुक कहाँ से। तो ये अच्छी बात है जो आपने सीखी। मगर जिन मानों में बात हो रही थी, जो सवाल हुआ था, उन मानों में कौन वो अच्छा नहीं लगता जोहा है? बता रही। नहीं है ही नहीं कोई। है ही नहीं। जी। मेरा जोहा से सवाल है कि अगर आपको हुमायूं सईद, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा, इन तीनों में से किसी एक के साथ फ़िल्म ऑफ़र हो, तो आप किसके साथ काम करने के लिए डबल चार्जेस लेंगी, और किसके साथ फ्री में काम करेंगी, और किसके साथ काम करने से आप बिल्कुल मना कर देंगी? हुमायूं सर और फहद सर दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, तो आई थिंक मैं इन दोनों से डबल पैसे ले लूंगी क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स हैं। और क्या था आगे? और फवाद खान का करना है। फवाद खान साथ फ्री में काम कर लूंगी। ठीक है, तो फवाद आपको ज़्यादा पसंद है इसका मतलब? नहीं, वो दोनों प्रोड्यूसर्स, मतलब अब तो तो यही फवाद हुआ। भी प्रोड्यूसर है। इसका मतलब तो यही हुआ, तो प्रोड्यूसर तो फवाद भी हैं, अभी फिल्म बनाई थी उन्होंने, क्या नाम था उसका? नीलोफर। नीलोफर। हाँ, चलिए उनके साथ फ्री में काम कर लेंगे। फवाद के साथ ना? हाँ, तो कुछ भी करें मगर फवाद के साथ फ्री में काम कर लेंगे। ठीक है। जवाब मिल गया पब्लिक को। और जोहा, हमारे शो पे कुछ अदाकार आए थे, उन्होंने हमें बताया कि आपको भी काफी सामना रहा है कुछ चालबाजियों का। आपका ड्रामा भी तो है ना, दूसरा चालबाज? चालबाज ये सेट के अलावा? हाँ, नहीं सेट पे। अच्छा, सेट पे। सेट पे। अच्छा, अभी क्या किसने चालबाजी कर दी? किसी के दिमाग में हो तो होगा, मुझ तक तो नहीं पहुंची। आपको किसने बताई? हमें तो बताया है। अरे नहीं, ये पक्की खबर है। मैं भी पक्की खबर दे रही हूँ। ऐसा किस कुछ किस्म की नहीं। चालबाजियों का सामना रहा? मतलब ये तो अब हमें जोहा ही बताएंगी। नहीं, कुछ नहीं। जोहा तो डिप्लोमेट है, हाँ, पॉलिटिकली करेक्ट है। हाँ। Politically correct। नहीं, जोहा इज ट्राइंग टू गेट अवे विद एवरीथिंग। कुछ तो बताना होगा ना शाजी जोहा को। मैं आपको सच बता रही हूँ कि मेरी तरफ से तो नहीं था, किसी और की तरफ से हो तो हो। हाँ, वही तो हम पूछ रहे हैं कि किसने आपको सबसे ज्यादा टफ टाइम दिया सेट पे? टफ टाइम? हाँ। मुझे किसी ने टफ टाइम नहीं दिया। वर्क वाइज किसी ने दे दिया हो तो दे दिया, वो भी क्योंकि वो सब सीनियर्स हैं, सबसे सीखने को मिलता है, तो उनके किस नौयत का टफ टाइम?
एज इन टफ टाइम इन द सेंस कि ऑब्वियसली हम सीन कर रहे हो तो कोई बहुत अच्छा सीन करो तो आपको सीन वाइज टफ टाइम मिल सकता है। अच्छा। मैं उस सेंस में कह रही हूँ, ठीक है। बट मैंने आज तक नहीं फील किया, मेरे साथ अभी तक सारे कोस्टार्स बहुत अच्छे रहे तो आपका तजुर्बा मेरा और तो जो बहुत आखिर में मुस्कुराहट है, हैं। मैं उनको देख के मुस्कुरा रही हूँ कि पूछ ले जो पूछ अच्छा अच्छा अच्छा, हम इसे कहते हैं मानी खेज मुस्कुराहट, आप सर कह सकते हैं। वो वाली नहीं है, नहीं 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 नॉट एट ऑल। फिर मुस्कुराएगी। जोहा जी, मेरी मम्मा रोज़ मुझसे शादी का पूछती हैं कि कोई पसंद है तो बता दो, तो मैं आपका नाम ले दूं, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? वो कह रही मैं पहले ही तंग आ गई हूँ रिश्तों से। नहीं रिश्ते नहीं, आई एम सॉरी, मैं आपको माजरत करती हूँ, मैं तो नहीं अभी शादी में इंटरेस्टेड, मुझे काम करना है और पढ़ाई करनी है। अच्छा, पढ़ भी रही हो? हाँ जी। अच्छा, कौन सी डिग्री भाई? अभी तो मैं अच्छा, मेरा ख्याल था पढ़ाई छोड़ नहीं दी। नहीं नहीं, मैं तो अभी ए लेवल्स में हूँ। तो इतने सारे पैसों को क्या करती है जो मिल रहे हैं अब तुम्हें? इतने सारे हाँ। थोड़े से नहीं नहीं, वो सेव हो जाते हैं, अच्छा तो अच्छा मेरे ही अच्छा, हैं, अच्छा। मतलब जी ठीक है, गुल्लक में चले जाते हैं। गुल्लक में चले जाते हैं। अम्मी कितने पैसे देती हैं उसमें से? अम्मा हाँ। पैसे देती हैं, मतलब नहीं, उसमें से कितने पैसे अम्मा तुम्हें देती हैं और कितने के खुद खर्च करती हो? मामा तो कुछ भी नहीं रखती हैं, बल्कि उल्टा अगर मुझे मामा को कोई गिफ्ट भी देना हो तो मुझे लड़के देना पड़ता है। ठीक है, तो माँ- तुम खुद सेव किए जा रही हो। खुद सेव किए जा रही हूँ। क्यों इतना सेव करने की क्या जरूरत है? क्यों ना सेव करूं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, मगर कुछ खाओ पियो उड़ाओ मौज हाँ करो। तो वो तो उड़ रहे हैं, वो तो उड़ रहे हैं, बाकी जो बच जाता है वो सेव हो जाता वो है। सेव कर लेते हैं। चलो गुड भाई। और ये बहुत ही मशरकी किस्म की लड़की है अंदर से, इसलिए बहुत सारे पैसे सेव कर लेती है ना। नाज़रीन, स्टे विद अस, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं बहुत ही हेफ्टी किस्म के बैंक बैलेंस के साथ। जोहा तौकीर, आप देख रहे हैं जबरदस्त। छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और भाई जेनज़ी की नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं और ज़रा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके रिग्रेट्स क्या हैं, इनकी खुशियाँ क्या हैं, इनके गम क्या हैं, इनकी स्ट्रगल क्या है। तो हमारा सेगमेंट है कैथारसिस। ओके। एनी रिग्रेट इन लाइफ, छोटी सी हो वैसे तो तुम, मगर जो भी इस उम्र में। हाँ, मैं स्कूल में जब थी तो आई थिंक क्लास 3 से पहले मैं बहुत बॉसी थी। ओके। तो शायद मेरी जो एजमेट्स थी उस वक्त वो शायद इतनी कंफर्टेबल ना फील करती हूँ मुझसे बात करते वक्त। उसके बाद मैं चेंज हो गई थी। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया था कि ऐसे बॉसीनेस से लोग अनकंफर्टेबल होते हैं और उससे आप आप अकेले रह जाते हो। तो फिर मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। फिर मैं वो Space देना सीखा लोगों हाँ, फिर मैंने स्पेस देना सीखा और फिर मैंने इस चीज़ को बहुत बढ़ चढ़ इस पर बल्कि एक्चुअली ध्यान दिया कि मेरी वजह से मैं फिर वो बच्चा बन गई स्कूल में कि जो जिससे कोई भी आके बात कर सकता था, कि कोई भी कंफर्टेबल फील करता था। लेकिन उससे पहले मैंने शायद किसी के साथ बचपन में ज्यादती कर दी हो, तो मुझे उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है कि मैं उस वक्त बहुत एक टफ चाइल्ड थी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। यू आर टू यंग फॉर दिस रियलाइजेशन ना। ये खुद एक इंटरेस्टिंग बात है ना। 6 साल, शायद 7 साल का बच्चा जी है ना। और फिर कोई ऐसा ख़ास इंसिडेंट था, किसी ने समझाया, या 7 से 3rd से ग्रेड 4 और 5th में आते आते कहीं रियलाइजेशन हुई, या बच्चे दूर रहना हुए, दोस्त बाजुकात अलग हो जाते हैं, दोस्त बाजुकात दूर दूर रहना चाहिए। किस चीज़ ने ये रियलाइजेशन करवाई कि अच्छा भाई ये रवैया ठीक नहीं है और सबको मिलके चलना चाहिए? कभी जिस दोस्त ने कहा वैसे कर लिया, कभी किसी ने कहा वैसे कर लिया, कभी अपनी मनवाली, यही तरीक़ाकार होता है ना। कैसे ये रियलाइजेशन? मुझे ज़िंदगी में एक ही दफ़ा और एक ही इंसिडेंट था जिसमें मैं बुली हुई थी। और जब मैं बुली हुई थी स्कूल में तो मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई थी कि मुझे हमारी हेड गर्ल होती थी, तो मैं उनके पास गई थी और मैंने उनको जाके वो सारा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया था और फिर उन्होंने जाके मेरी जो बुली थी उनसे बात की थी और उन्होंने फिर उससे कहा कि मुझे सॉरी बोले। तो उस दिन मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि क्योंकि वो सबके साथ इतनी अच्छी थी और वो सबको स्पेस देती थी, तो मेरे में इतनी हिम्मत हुई कि मैं जाके उनसे बात कर सकूं। अगर वो ऐसी ना होती तो शायद मैं वो बात कभी उन्हें बता ना सकती और वो बुलिंग का सिलसिला वहाँ रुक ना पाता। तो वो जो एक एनवायरनमेंट उन्होंने स्कूल में क्रिएट किया था, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट और एक जो कंफर्ट उन्होंने दे रखी थी, उस कंफर्ट ने मुझे रियलाइज कराया कि आप बॉसी होके अलग रह के प्रॉस्पर नहीं कर पाते। वाह, अपने इर्द गिर्द के लोगों को करीब आने देना चाहिए। चलना पड़ता है। बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और ख़ास तौर पे हमारे साथ मेहमान आते रहते हैं, मगर इतने यंग जो और टैलेंटेड लोग जो हैं
वो यंग कम आए होंगे ना। देखिए ना, अब आपके जो इश्यूज़ हैं, आपकी जनरेशन के, आपकी एज के जो मसाइल हैं, ये भी एक पूरी 7-8-10 करोड़ लोग होंगे, बच्चे होंगे जो इसे सीखेंगे। और इसमें सबसे अहम बात यह है ज़ोहा, जो मुझे कह लेने दो, कि ये जो बात आपको 3rd ग्रेड में और 4th ग्रेड में समझ में आ गई, ये बाज़ औक़ात तो 80 साल की उम्र में भी लोगों को समझ नहीं आती। लोग अपनी ज़ात के गिर्द घूमते घूमते इस दुनिया से चले जाते हैं, लोगों को करीब ही नहीं आने देते ना। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इतनी अर्ली एज में इसकी रियलाइजेशन हुई। कोई किसी चीज़ पे गिल्ट रहता है? गिल्ट नानी के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेती, मैं उनसे बहुत अटैच थी, तो मुझे ये इस चीज़ का गिल्ट रहता है कि ज़्यादा टाइम होता तो अच्छा होता। मतलब गिल्ट तो खैर नहीं, रिग्रेट ही कह ले इसको भी, लेकिन हाँ, मुझे नानू बहुत याद आती हैं, तो मुझे होता है कि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेती, या मैंने जो टाइम वेस्ट कर दिया उनके पास ना रह के, क्योंकि वो बहुत बीमार हो गई थी ऑब्वियसली अपने आखिरी डेज में, तो मुझे इस चीज़ का बहुत गिल्ट होता है कि मैं शायद, ऑब्वियसली आई वाज अ किड, तो मैं खेलने कूदने में भी थी, तो अगर मैं वो टाइम वहाँ ना वेस्ट करती और नानू के पास रुक जाती, तो आज शायद मेरे पास ज़्यादा मेमोरीज होती टू चेरिश। कौन सी बात नानो की, जैसे कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा याद आती हो? नानू और मेरी बहुत नोकझोंक होती थी, तो वो मुझे उनकी छोटी मोटी चीज़ें होती थी, और उनका अनकंडीशनल प्यार था मेरे लिए, वो बहुत याद आता था। उन्हें कुछ बुरा ही नहीं लगता था, मैं नानू को जो मर्जी कह लूँ, उनकी मेरी दोस्ती बहुत थी, जो मर्जी कह लूँ, जो मर्जी मतलब बोल दूँ, लड़ भी लूँ, तो उन्होंने ही मनाना, उन्होंने ही मेरा ख्याल भी करना, फिर मैंने उनका ख्याल करना, तो वो बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी। ये जो आपने बात की ना कि कुछ बुरा नहीं लगता था उन्हें, ये जो रियलाइजेशन है, बड़ा कमाल की रियलाइजेशन है आपकी, और ऑब्जर्वेशन भी है, तजुर्बा भी है आपका, मगर बहुत सारे लोगों को नहीं अंदाज़ा होता। हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, प्ले राइट थे, अशफाक अहमद उनका नाम था, आपने नाम सुना होगा कहीं, अशफाक अहमद और बानो कुदसिया साहब का। तो अशफाक साहब का एक जुमला है कि महबूब कौन होता है कि जिसकी ना भी हाँ लगे। ये बिल्कुल वही रवैया है ना, जो किसी भी बात पे खफा ना होता और नाराज ना होता ना, हंस दे। ग्रेट। तो ये फरमाइए, हैप्पीएस्ट मोमेंट। अभी मैं रिसेंटली सेट पे थी, तो किसी ने बोला कि आपकी अम्मी ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है, तो वो मेरे लिए काफ़ी हैप्पी चीज़ थी, वो दैट मेड मी रियली प्राउड। ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स का नाम और आपके पेरेंट्स को इज्जत मिले, उनको अच्छे अल्फाज में याद किया जाए बिकॉज ऑफ यू, तो वो तो आई थिंक हर बंदे के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़। तुमने फ़ोन करके बताया मम्मी को ये कह रहे हैं? नहीं, हाँ। अब वो सुनेंगे। चलो, कि सबसे बिटर मोमेंट। बिटर मोमेंट तो नहीं पता, बिटर जुमला याद है। तो किसी ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि तुम नहीं कर सकती, तो वो मेरे दिमाग में फंस गया था। यानी कि आप अदाकारी नहीं कर सकती? मैं अदाकारी नहीं कर सकती, या मैं कोई भी काम, किसी भी चीज़ को लेकर तुम ये कर नहीं सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती, ठीक, किसी काम को, किसी भी काम को, इन एनी सेंस, वो अदाकारी से रिलेटेड नहीं था कि तुम ये कर ही नहीं सकती, तुमसे होगा नहीं, तो वो मेरे दिमाग में फंस गया था। तो वो आज फिर वो मैंने करके दिखाया कि ये देखा, ऐसी ही तैसी, आप देखो, तो ये बेटर चीज़ थी। जिन्होंने कहा था, फिर उनके सामने जो भी काम था, जब आपने वो किया, तो उस वक्त उनकी क्या राय थी? क्या आपने उनसे कहा, या होता ना कि बंदा कभी चाहता है कि अच्छा चलो इसको पता तो लगे? मैं उनके पास वो लेके गई और मैंने उन्हें कहा, ये देखें, आपने मुझे कहा था ना कि मैं ये नहीं कर सकती, मैंने कर लिया, फिर आइंदा किसी को ये ना कहना कि आपसे होगा नहीं, क्योंकि वो आपको करके दिखा देगा। तो ये मैंने कहा था। और उनका क्या रिएक्शन था? उनका वो शर्मिंदा हो गए थे, बहुत शर्मिंदा हो गए थे, वो मुझसे बड़े थे, तो वो बहुत शर्मिंदा हो गए थे इस बात को लेके, क्योंकि फिर मैं, ऑब्वियसली आप बड़ों से बदतमीजी तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जरूर जाके उन्हें ये तो कह सकते हो ना कि ये देखें, आपने मुझे कहा था ये नहीं हो सकता, लेकिन ये मैंने कर लिया। ये जो जुमले होते हैं ना, ये मैं सवाल पूछता भी इसीलिए हूँ, ये बाज़ औक़ात बड़ी आपको ना तवानाई देते हैं, बहुत एनर्जी देते हैं ना, और शायद आम हालात में आप बहुत सारे काम ना करें, मगर शुक्रिया उन जुमलों का, उनकी वजह से कर जाते हैं। मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, मैं कभी कोई बुरी चीज़ हो तो मैं उसको दिल पे नहीं लगाती, मैं उसको अपनी ड्राइविंग फोर्स बना लेती हूँ। बहुत अच्छी बात की। और ये जो पूछते हैं ना लोग बाज़ औक़ात की पॉजिटिविटी, हम कहते हैं पॉजिटिव हो, तो लोग पूछते हैं जी पॉजिटिविटी क्या है? वो यही पॉजिटिविटी है कि आप नेगेटिव बात से भी, कोई नेगेटिव एक्शन से भी आप एक पॉजिटिव रिएक्शन ले आए। बिल्कुल। ज़ोहा तौक़ीर की ये जो मुख्तसर सी ज़िंदगी अभी तक गुजरी है माशाल्लाह, और अब तक का सबसे गमगीन, उदास कर देने वाला लम्हा? दो चीज़ें हैं, मेरे वालिद साहब का इंतकाल और मेरी नानी का इंतकाल। अच्छा, वो दोनों बहुत उदास कर देते हैं। अब्बू तो खैर आपके बहुत ही छोटी थी उस वक्त जी, और नानी जो थी उनका इंतकाल हुआ है तकरीबन अब से 2016 में हुआ। हाँ, 2016 में, तो अब तो 10 साल हो गए। अब से 10 साल हो गए ना। तब भी आप छोटे थे ना बहुत? 8 साल की थी मैं। 8 साल की थी।
आखिरी क्या बात हुई थी नानू से आप? मैं उनकी दवाई और इन चीज़ों का ख्याल भी करती थी, तो मेरी जिम्मेदारी लगी हुई थी, तो मैं उनको बस मेरा उनसे आखिरी जो मुकालमा था वो ये था कि मैंने कही थी कि नानू प्लीज़ खा लेना दवाई। वो कही थी कि बेटा मुझे नहीं खानी। वो कही थी मुझे लग रहा है मैं हॉस्पिटल जाऊंगी ना तो मैं वापस नहीं आऊँगी। तो वो सच हो गया कि वो हॉस्पिटल गई और फिर वहाँ से वापस नहीं आई। अल्लाह ताला आपकी नानू को और आपके वालिद साहब को भी जो तो फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आपको बहुत खुशियाँ दिखाए, कामयाबियाँ दिखाए, और जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं सब आपके प्यारे जो हैं उसे देख के खुश होते होंगे, है ना? कौन सी ऐसी चीज़ है अब तक, कोई ऐसी बात जो आप समझते हो कि भाई काश ये मेरी ज़िंदगी से डिलीट हो जाए, ये ना हुआ हो और मेरे इख्तियार में हो तो ये मैं डिलीट मार दूँ? एक दफ़ा हमारे घर मेहमान आए हुए थे और मैं टेबल पे मामा की चाइना की नहीं होता सेट जो होता है, चाइना सेट होता है, उसकी कुछ प्लेट्स थी और मैं वो लेके जा रही थी और मुझे मामा ने कहा कि बेटा ये गिर जाएंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की मारी मैंने कहा नहीं मैं लेके जाऊंगी, आप देखना मैं लेके जाऊंगी, नहीं गिरेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं लेके जा रही थी फुल कॉन्फिडेंस में और धड़म मुंह के बल में गिरी और वो सारी प्लेट्स किरची किरची हो गई और मेहमान सामने बैठे थे। तो मैं चाहती हूँ कि वो प्लीज़ वो किसी तरह वो मोमेंट मेरी हिस्ट्री से रेज हो जाए, क्योंकि मैं उठी और उसके बाद ना मैं बस शॉक में इतनी शर्मिंदा हो रही थी कि मेरा बस दिल करता है यहाँ ये जमीन फट जाए, आसमान निकल जाए, कुछ हो जाए और ये मोमेंट डिलीट हो जाए। एम्बैरेसिंग था बस बहुत एम्बैरेसिंग था। और उसके बाद मामा ने कुछ कहा कि भाई मेरा टी सेट? मामा की आंखें काफी होती हैं, आपको बहुत कुछ कह देती हैं उस मोमेंट में। वो एक घूरी होती है जो आपको बता देती है कि बेटा खत्म, इसके बाद मौत है। अच्छा ये बताओ जोहा कि ये जो आपकी जनरेशन है, आप इस वक्त उम्र के जिस हिस्से में हो, आप क्या समझते हो कि आपकी जनरेशन की स्ट्रेंथ क्या है, जो आप समझते हो कि भाई ये हमारी जनरेशन? आप अपने दोस्तों में उठते बैठते हो ना, कोलीग सोचते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, जो भी उनका ज़िंदगी के बारे में विजन है या ख्यालात हैं लाइफ के बारे में ना, ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, रिश्तों को कैसे देखते हैं, कौन सी चीज़ आप समझते हो कि भाई ये हमारी जनरेशन की बहुत ही कमाल है? कौन सी चीज़ें आप समझते हो जो आपसे पिछली नस्ल थी, किसको क्या बूमर कहते हो, क्या कहते हो आप? मिलेनियल्स और बेबी बूमर्स। हाँ, तो जो भी पीछे बेबी तो लगाई दिया आपने, हम लोगों बेबी बूमर्स। हाँ, तो कौन सी चीज़ें उनकी अच्छी थी और आप समझते हो कौन सी चीज़ें उनकी बुरी थी जो उन्हें तब्दील करनी चाहिए? 3 सवाल हैं बुनियादी तौर पर। तो मैं अपनी जनरेशन से स्टार्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन में ज्यादती नहीं बर्दाश्त की जाती। जहाँ जुल्म देखते हैं हम अपने साथ भी या किसी और के साथ, हम रोक देते हैं। वेरी गुड। मुझे लगता है हमारे वाले सहते रहते थे, आप लोग सहते आए हो बहुत ज्यादा, इसलिए आई थिंक हाफ द प्रॉब्लम्स इन मिलेनियल्स एंड बेबी बूमर्स इज कि वो लोग बेचारे अपने आप पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, घुट घुट के मर गए हम। घुट के मर गए। तो हम वो नहीं करते। हमें अगर कहीं लग रहा है कि कोई जुल्म हो रहा है, कोई ज्यादती हो रही है, तो हम अपनी बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, यहाँ से आगे आओगे तो मस्त। और ये आप हर रिश्ते में कर देते हैं, बड़ा है छोटा है कोई भी रिश्ता है? कर देते हैं। ओके, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्डली ब्लंटली कि ये नहीं बर्दाश्त। और आप समझती हैं अच्छी चीज़ है? मुझे लगता है एक दायरे में रह के अच्छी चीज है। हर बात को करने का एक तरीका होता है, अगर आप तमीज के दायरे में रह के कर सकते हैं तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। मगर अपने ख्यालात का पूरी इजहार तरीके करना से चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि हमारे जमाने में उस तरह से नहीं होता था, ना इजाजत होती थी। बिल्कुल। और अगर कर देते थे तो उसके नतीजे होते थे। उसको बेचारे को इबरत का निशान बना दिया था। और आप लोगों को कमजोरी क्या लगती है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए? मुझे कमजोरी ये लगती है कि कभी कभी हम अपने इमोशंस को लेके थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। कभी कभी, हमेशा नहीं। हम लोगों ने ये भी चीज आप लोगों से सीखी है कि इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, क्योंकि हमारे वालिदैन ऑब्वियसली मिलेनियल्स हैं, तो हम लोग उनको देखते हैं कि उन्होंने हमेशा बचपन से अपने इमोशंस को सप्रेस किया, उसकी वजह से वो आज भी अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। लेकिन तो आपने ये सीखा कि इन्होंने किया तो हमें नहीं करना, ये सीखा ना? बिल्कुल ठीक। और ये भी सीखा कि ओवर सेंसिटिव भी नहीं होना। हाँ। कि जरूरी नहीं है कि आप उसको खुद पे हावी कर लो। हाँ, इमोशंस को वैल्यू करो, अंडरस्टैंड करो, रेगुलेट करो, लेकिन उसको खुद पे हावी भी मत करो। अगर एक सिचुएशन हो गई है तो उसको डील कर लो किसी तरह, थोड़ा सा थिक स्किन हो जाए, थोड़ा सा थिक स्किन हो जाए, थोड़ा सा। उसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें समझते कि यार ये बहुत अच्छी थी इन लोगों? मैं ये कहूंगी, इस बात से पहले मैं एक चीज ऐड कर देती हूँ, हर चीज मॉडरेशन में बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों में टॉलरेंस बहुत ज्यादा थी, आई थिंक मैं उसको एडमायर करती हूँ, लेकिन वो भी मॉडरेशन में होनी चाहिए थी। इस तरह घुट घुट के नहीं मरना चाहिए था, लेकिन हाँ, आप लोगों की टॉलरेंस मैं एडमायर करती हूँ। अच्छा,
और ये तो हो गई एक तरह से स्ट्रेंथ हो गई ना, मगर आपका ख्याल है कि स्ट्रेंथ के अंदर एक वीकनेस भी थी? बिल्कुल। कि जब हद से ज्यादा कर जाते थे तो उससे घुटन पैदा होती थी। ऑब्वियसली किसी भी चीज को आप जरूरत से ज्यादा करेंगे तो वो उसका नुकसान ही होगा। अब हर चीज आपके हाथ में है, आपने कितनी मिर्च डालनी है, कितना नमक डालना है। बहुत ज्यादा नमक डाल देंगे तो खराब हो जाएगा, मुनासिबत में डाल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो चीज। और ये फरमाइए कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपसे एक जनरेशन पहले 10, 15, 20, 25, 30 साल पहले को बिल्कुल ही तर्क कर देनी चाहिए कि क्या ये आप लिए फिर रहे थे साथ? ये हम, मुझे लगता है कि ये जो जायदादें थी ना, इन्होंने बहुत काम खराब किया है। मसलन हमें हमारा तो बड़ा काम बनाया उसने। हाँ, ये इसने खराब किया है इन द सेंस के अनफॉर्चुनेटली आई थिंक लोग वेट करते थे कि बड़े बूढ़े निकल जाएं तो उनकी जायदाद, उन्होंने काम नहीं किया उस तरह से। वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो मेहनत वाला एलिमेंट निकल गया इस चीज की वजह से, क्योंकि पता था कि बाप दादा बना गए हैं, अब उजाड़ो। तो वो मैंने ये सुना है, अम्मा अक्सर कहती हैं कि एक नस्ल बनाती है दूसरी उजाड़ती है। ये आपने बड़ी पता है अच्छी बात कि आप देखिए जो वेस्ट है ना सारा, वो लोग क्या करते हैं अपना पैसा वैसा बेशतर नहीं बात है, कोई भी मुआशरा जो है जोहा वो 100% तो ना उसमें अच्छे होते हैं ना बुरे, ना 100% प्लस ना माइनस, ना ब्लैक ना वाइट, तो एक ग्रे उसमें चल रहा है, तो कहीं उधर ज्यादा हो जाता है। तो वेस्ट में अमूमी रवैया ये है कि वो खूब खाते पीते हैं, बच्चों को तालीम देते हैं और फिर दुनिया से चले जाते हैं। जी जी। हमारे यहाँ वो आप वाली बात है, जोड़ते रहते हैं, जायदाद बनाते रहते हैं और अगली नस्ल जो है फिर वो आके उजाड़ती है। आपकी बात से मुझे एक बात याद आई, मैं बड़ा उसको अप्रिशिएट करूँगा। इस्लामिक फ़िलासफ़ी पता है क्या है कि वालिदैन अपने बच्चों को जो कुछ देते हैं उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो तालीम और तरबियत। बिल्कुल। जायदाद जाएगी तो ज़रूर, मगर उसका जिक्र नहीं है। ये आप वाली बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है तालीम और तरबियत। तो जायदादें बनाने के बजाय उनको तालीम और तरबियत जो है वो देनी चाहिए। तो अच्छा इंसान बना दो, अच्छा इंसान बना दो। तुमसे इतनी मुलाकातें नहीं, मगर इतनी समझदार तुम होगी, मुझे तो लगता था बस ये वो चक्करबाजी उसी में करती है। क्या थी वो? वेयरवुल्फ। हाँ, तुम तो फलसफी हो माशाल्लाह। ये फरमाइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हो जेंजी की हैसियत से आप देखते हो कि पाकिस्तानियों को ये आदत तर्क कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, ये उन्हें उनकी ज़िंदगियों को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है? और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हो कि ये स्ट्रेंथ है पाकिस्तानियों को और इसमें इजाफा करना चाहिए? आलस, लेजीनेस निकाल दें, हाँ, सुस्ती, लथार्जी या लथार्जी। और हम पाकिस्तानियों की जो एक खास बात है ना कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हाँ। तो हम जितनी मर्जी मुश्किल सिचुएशन में हो, हम कोई ना कोई लाइट नोट पे बात ले जाते हैं। ये तो हमारी स्ट्रेंथ है ना। ये हमारी स्ट्रेंथ। हाँ, स्ट्रेंथ। और वीकनेस हमारी ये है कि हम लेजी हो जाते हैं। हाँ, लेजी हैं। लाहौरी ज़्यादा लेजी है कराची वाले? लाहौर मेरी जान है, लेकिन लाहौरिया ज्यादा लेजी है ना। हम लेट बैक है ना। हाँ। हम तो खाने खा रहे हैं। हाँ। तो इसलिए सुस्त हैं, मगर क्या करें, जान है हमारी, है ना? वाह। और स्पिरिचुअलिटी पे आपको यकीन है कि नहीं है? कभी किसी भी नौयत का तजुर्बा आपको हुआ हो जो आप ये सोचते हो कि बहुत ही एक डिफरेंट नौयत का है, फिजिकली मैं इसे प्रूव नहीं कर सकती मगर ये था? मेरी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है। कोई खास इशारा होता है? हाँ, वो कोई खास शेयर कर सके कि हाँ भी ऐसा हुआ, और जो आप खुद सोचते हो कि अच्छा ये कैसे कनेक्ट हो गई चीज़ें आपस में? मेरा बहुत एक्सीडेंटल था वैसे ये आना, और अम्मा का भी इवन इंडस्ट्री में आना बहुत एक्सीडेंटल था। और मैंने उनको एक दफ़ा ये बात कही थी कि अम्मा देखना, अम्मा तब को होस्ट थी उस वक्त, आफ्ताब इकबाल साहब होस्ट थे और मामा को होस्ट थी। जी बिल्कुल। तो मामा को होस्ट थी, तो मैंने उनको स्टूडियो से हम बाहर निकल रहे थे तो मैंने कहा था मामा देखना इस कुर्सी पे एक दिन आप बैठी होंगी, यू नो, और आपका शो होगा। और मामा ने कहा कि बेटा क्या क्या बातें करी हो, ऐसे नहीं होता। और एक साल बाद अम्मा वाज होस्टिंग द शो एंड देन शी रूल्ड फॉर लाइक 7 years। हाँ, तो उस वक्त तो वाकई को सोच भी नहीं सकता था ना। और शी वाज द फर्स्ट वुमन टू डू सच काइंड ऑफ शो इन आवर सबकॉन्टिनेंट। तो ये आपको लगता है कि गैर मामूली एक वाकया आपकी जिंदगी में हुआ ना? हाँ, मुझे लगता है ये थोड़ा सा गैर मामूली था कि कैसे एक बच्चा कह सकता है और वो हो जाए। तो ये एक बड़ी बात है कि ये सच हो गया था। और दूसरा मुझे ये लगता है कि मेरी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है। मुझे और मैं ना अल्लाह पे बहुत यकीन करती हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो प्लान नहीं बनाती, मुझे बस ये पता होता है कि मैंने ये काम करना है, बाकी वो कैसे करना है और क्या रास्ता है वो मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं अंधा यकीन ऊपर छोड़ देती हूँ कि वो जो भी करेगा वो सही करेगा। और अगर उसमें कोई उस वक्त अगर मुझे लग भी रहा हो ना कि ये कुछ गलत हो रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं अपने आप को यही तसल्ली देती हूँ कि इसमें कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी। वाह वाह भाई वाह। कुरान की एक आयत है जिसका मफहूम है कि तुम नहीं जानते जिस चीज़ को तुम अपने लिए अच्छा समझते हो उसमें तुम्हारे लिए बुराई हो, और जिस चीज़ को तुम अपने लिए बुरा समझते हो उसमें तुम्हारे लिए खैर हो। बिल्कुल।
तो इसके बल्कि खुशबू लेके मैंने एक शेर भी कहा था कि तू जानता नहीं है अभी ज़िंदगी को यार, तू जानता नहीं है अभी ज़िंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब। वाह, ये जो आप वाली बात है ना कि आदमी कोई गोल बनाए और फिर उसके पीछे लग जाए, मगर जो रिजल्ट्स हैं उस पर परेशान नहीं हो, क्योंकि आपके हाथ में ही नहीं है आपके हाथ में नहीं है। ये बात तो बड़े बड़े बाबों को समझ नहीं आती। बस लाइफ आपको समझा देती है। ये सारी जेंजी वाले ऐसे ही हैं, सिर्फ तुम ऐसी हो? मेरे दोस्त तो ऐसे ही हैं, मैं ऐसी हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। जेंजी की तो भाई बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच रोहा। हमारी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं ऐसे ही अपने फ्यूचर में, अपने प्रोफेशन में, और जो कुछ आप अचीव करना चाहती हैं वो आप अचीव करें इंशाल्लाह ताला। और ऐसी अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान जो है वो भी लोगों में तकसीम करती रहें। आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस ऑनेस्टली। थैंक यू, लाइकवाइज, थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त और बहुत ही लुत्फ़ आया मुझे तो। हालांकि इनसे हमारी सैकड़ों मुलाकातें होंगी, मगर आज जिस तरह से हमने ज़ोहा को जानने की कोशिश की, और ज़ोहा नुमाइंदा हैं जेन ज़ी की, जो नस्ल 9 है, ये कैसे सोचती है, मुझे तो बहुत ही खुशी हुई, बेपनाह खुशी हुई। जो पॉजिटिविटी इन लोगों में है, जिस तरह से मेहनत करते हैं, जितनी क्लैरिटी है, और जिस रिस्पेक्ट और ताज़ीम के साथ ये समझते हैं कि पुरानी गर्द जो हमें पुरानी रवायतों से मिली है उसको एहतराम के साथ कंधे से और अपनी गोद से उतार देना चाहिए। ये सारी वो बातें हैं जो आने वाली नस्ल की और माशरे की निशानदेही करती हैं, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि यकीनन वो हमसे बेहतर नस्ल होगी, हमसे बेहतर माशरा होगा। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।